वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जाना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा रीजन है जिससे कोरस्पॉन्डिंग हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, क्या इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब चीजें हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल की और जो इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं तो उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की, यानी कि स्पेक्ट्रोमीटर जो है यूवी विजिबल का, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है। इन चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके अंदर होगा हमारे पास एक सोर्स, ऐसा सोर्स जो हमें रेडिएशन दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर यूवी विजिबल रीजन के अंदर। अब जो यूवी रीजन है, अगर मैं नियर यूवी की बात करूं, नॉर्मल यूवी की बात करूं, तो वो होता है 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए, और जो विजिबल है वो है 400 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला। जो 400 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ है वो तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, वो हमें रेडिएशन दे देता है। लेकिन टंगस्टन लैंप जो है वो 200 से 400 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो इमिट नहीं करता। तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप चाहिए होता है। तो हम जो सोर्स लेते हैं उस सोर्स के अंदर हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप और टंगस्टन लैंप दोनों का यूज करते हैं। अगर हमारा जो पर्टिकुलर मटेरियल जिसका हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है यूवी विजिबल, अगर वो सिंपली विजिबल रीजन में आता है तो हमारा अकेले टंगस्टन फिलामेंट वाले लैंप से काम चल जाएगा। अगर हमें नियर यूवी यानी कि 200 से 400 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ भी देखनी है तो हमें हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप भी चाहिए होगा। तो जो हमारा सोर्स होगा उसके अंदर बल्ब होंगे जो रेडिएशन इमिट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा आगे मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का क्या काम है, देखो। जो मोनोक्रोमेटर है उसका काम है सोर्स से आने वाली रेडिएशन की सिंगल वेवलेंथ या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी को पास होने देना। हमारे पास जो सोर्स है वो तो इस पूरे पूरे रीजन की फ्रीक्वेंसी इमिट कर सकता है, इस पूरे पूरे रीजन वाली वेवलेंथ इमिट कर सकता है, लेकिन हमें एक टाइम पे सिर्फ एक वेवलेंथ या एक फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमें मोनोक्रोमेटर यूज करना है। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, इससे आने वाली सारी रेडिएशन को मैक्सिमम को ब्लॉक कर देगा, एक टाइम पे एक ही वेवलेंथ को आगे पास होने देगा। इसको कई बार हम जनरल पर्पज में फिल्टर भी नाम दे देते हैं कि भाई कौन सा फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो फिल्टर क्या है एक्चुअल में, मोनोक्रोमेटर है। मोनोक्रोमेटर से जब ये पास होगी तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही वेवलेंथ या एक ही फ्रीक्वेंसी जाएगी। इसके आगे हम लगाते हैं दो सेल। दो सेल कैसे, हमारे पास दो सेल ऐसे होते हैं जो, ये देखो, आपके पास इस तरीके की क्या हो, एक सेल हो जिसकी जो लेंथ है सेल की, यहां पे विड्थ कहूं मैं जिसे, ये क्या है 1 सेंटीमीटर हो। विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे दो सेल आपने लेने हैं, एक यहां डाल दो एक यहां डाल दो। इन दोनों में क्या क्या होगा, पहले वाले के अंदर हम रखेंगे हम सिर्फ सोलवेंट, और दूसरे वाले में रखेंगे हम सोलवेंट प्लस सोल्यूट। अब सोलवेंट प्लस सोल्यूट का मतलब क्या है, हम सॉल्यूशन रखेंगे। एक के अंदर सिर्फ सोलवेंट, एक के अंदर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज का, जिस कंपाउंड के लिए आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है वो कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व करोगे और वो आप यहां पे रखोगे। अब हमने सोलवेंट क्यों लिया और हमने सोल्यूट और सोलवेंट का सॉल्यूशन क्यों लिया, हमारे पास जो सैंपल है, हमारे पास जो मटेरियल है जिसका हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, वो हमने जिस सॉल्वेंट में डिसोल्व किया है, अगर वो सॉल्वेंट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करता है आने वाली उन रेडिएशन को, और हम अकेला ये रख के ये सोच लेंगे कि हमने तो क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सोल्यूट ने जो एब्जॉर्ब किया वो पता लगा है, तो वो तो सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेफरेंस, जिसमें सॉल्वेंट रखा है वो तो हमारा रेफरेंस है कि भाई इतना तो एब्जॉर्ब करना ही करना है, हमारा सैंपल है या नहीं है कोई बात नहीं। सैंपल आपने डाला है, सैंपल कौन सा अपना, जो सोल्यूट है आपने वो डाला है। तो सोल्यूट सोलवेंट का जो सैंपल वाली सेल है, इस सैंपल सेल के अंदर तो हमारा सॉल्यूशन होगा और इसके अंदर अकेला सोलवेंट।
सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को जब कंपेयर करेंगे तभी तो सोल्यूट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये पता लगेगा। तो इसके बाद आता है हमारा डिटेक्टर। वो डिटेक्ट करेगा कि आने वाली जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन थी यानी बीम थी, उस मोनोक्रोमेटिक बीम में से एक टाइम पे इसने कितना एब्जॉर्ब किया, इसने कितना एब्जॉर्ब किया, डिफरेंस क्या है, वही सोल्यूट की एब्जॉर्बेंस है, यानी जो कंपाउंड अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी एब्जॉर्बेंस है, उसको ये डिटेक्ट करेगा और ये आगे क्या करेगा, इसको डिस्प्ले करेगा, चार्ट बनाएगा। सपोज आपका इस तरीके का चार्ट आता है कोई भी, ठीक है, तो जो चार्ट होगा उस चार्ट से हमें पता लग जाएगा कि इसमें कौन से वाली को सोल्यूट ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, कौन से वाली को कम एब्जॉर्ब किया है। ये तो क्या है, सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब इसके अंदर खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो आप यहां पे सेल लोगे, जो सेल लोगे वो ग्लास का नहीं होना चाहिए, वो ग्लास का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है वो जो नॉर्मल यूवी है इस रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करता है। अगर ग्लास ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया तो भी आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपका जो कंपाउंड अंडर ऑब्जर्वेशन है उसके लिए स्पेक्ट्रा क्या आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्लास की बजाय हम क्वार्ट्ज लेते हैं। क्वार्ट्ज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता इस रीजन में। सेकेंडली, जो एब्जॉर्प्शन होता है, कई सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं फार यूवी के अंदर। ये तो नियर यूवी है, फार यूवी कौन सी, 120 से 200 नैनोमीटर जो है, 120 से 200 नैनोमीटर की जो रेंज है उसके अंदर भी कुछ एक जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका हम डिटेक्शन करना चाहते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसको हम एब्जॉर्ब, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अगर हमें उस रीजन के लिए देखना है, उस रीजन के लिए स्पेक्ट्रा देखना है तो हमारे इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रखना पड़ेगा, वैक्यूम में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो लाइट जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है, इनके रास्ते में एयर है और इवन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेज हैं वो भी इस रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि सैंपल ने एब्जॉर्ब किया कि एयर ने एब्जॉर्ब किया। इसलिए जब हमें फार यूवी के अंदर, ठीक है, यानी कि वैक्यूम यूवी के अंदर अगर करना है तो हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? तो वैक्यूम यूवी कब चाहिए होगा, जब हमारी जो वेवलेंथ है वो 100 टू 200 नैनोमीटर के बीच होगी, वरना हमारा 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक हमें वैक्यूम की जरूरत नहीं है। हम यहां से सिंपली अपना जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो चला सकते हैं। तो एक तो क्वार्ट्ज का हमें क्या लेना है, ये सेल लेनी है जिसके अंदर सोलवेंट डलेगा और इसके अंदर सैंपल डलेगा, दोनों की दोनों किसकी होंगी, क्वार्ट्ज की होंगी। ठीक है, अब कौन से सोलवेंट लें, सोलवेंट भी ऐसा लेना चाहिए जो इंटरफियर ना करे, सोलवेंट ऐसा लो जो इंटरफियर ना करे। कौन से सोलवेंट ऐसे हैं, जैसे कि वाटर है, इस रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो वाटर है, एन हेक्सेन है, ठीक है, और इथेनॉल है। ये सब क्या है हमारे पास एज ए सोलवेंट काम करते हैं। सोलवेंट वाली में ये डाला, इसी सोलवेंट के अंदर आपने क्या बनाया, सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन यहां डाला, जो कंसंट्रेशन बनी है वो आपको पता है, इतनी कंसंट्रेशन वाले ने इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब की, इतनी कम कंसंट्रेशन वाले ने कितनी कम एब्जॉर्ब की, वो हम सब निकाल सकते हैं, वो इश्यू नहीं है। हमारे पास ये ग्राफ आएगा। वो ग्राफ कैसा आता है, ग्राफ आता है ऐसे, यानी कि आपके पास ब्रॉड बैंड होता है, कोई शार्प पीक नहीं होती। अब शार्प पीक क्यों नहीं है, ये ब्रॉड बैंड क्यों आता है, ये हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है जिसके ऊपर हमारा ये स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करता है। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर हम यूवी और विजिबल रेडिएशन ले रहे हैं, और वो रेडिएशन क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में पार्टिकल को पहुंचाती हैं। यानी कि जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 1 से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 2, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 2 से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 3, इस तरीके से। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 1 है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट 2 है, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 3 है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल 4 है। अगर सिंपली ऐसे ही होता कि पहली
एनर्जी लेवल से दूसरे में, या फिर दूसरे से तीसरे में, या तीसरे से चौथे में, या पहले से तीसरे में, या दूसरे से चौथे में, सिर्फ इसी तरीके की ट्रांजिशन हो रही होती, इसी तरीके की ट्रांजिशन हो रही होती, तो हमें कुछ गिनी चुनी 5-7 लाइन मिलती किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, और हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का आता। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है कुछ इस तरीके का, बहुत सारी लाइन इकट्ठी हो जाएं, ठीक है, और तब क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये अगर बहुत सारी लाइन इकट्ठी होगी तो इस तरीके से बनेगा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, यानी कर्व बनेगा, ग्राफ बनेगा, लाइंस नहीं आएंगी। ठीक है, अब वो बैंड वाला कर्व क्यों बनता है, बैंड क्यों बनते हैं, वो जानते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। देखो, जो एनर्जी वैल्यू की बात करें तो जो रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है वो कम एनर्जी होती है, यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच की जो सेपरेशन है वो उससे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के जो बीच में सेपरेशन है वो काफी ज्यादा होती है। हर एनर्जी लेवल के कोरस्पोंडिंग कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे, V1, V2, V3, अगले के लिए भी V1 डैश, V2 डैश और V3 डैश, अगले के लिए भी होंगे V1 डबल डैश, V2 डबल डैश और V3 डबल डैश, अगले के लिए होंगे V1 ट्रिपल डैश, इस तरीके से। यानी हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के कोरस्पोंडिंग कई सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी के लेवल के कोरस्पोंडिंग बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। मैं इसको R1, R2, R3, R4, इसी तरीके से इस लेवल के लिए, 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 हर एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल, और हर एक वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे। अब पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में अगर ट्रांजिशन है तो कौन सी हो सकती है, पहले वाले के, पहले वाइब्रेशन के पहले R1 से यहां तक, R2 से यहां तक, R3 से यहां तक, इस तरीके से, फिर अगले के यहां तक, यहां तक, यानी बहुत सारी लाइंस आ जाएंगी, बहुत सारे एनर्जी लेवल क्लोजली स्पेस है, एक यहां 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 यहां, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। यहां से ऊपर वाले में जाएगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, और हर एक के कोरस्पोंडिंग एक एक लाइन बनेगी, और वो लाइन इतनी सारी हो जाएंगी, इतनी सारी हो जाएंगी, वो लाइन क्लोजली स्पेस्ड होंगी, एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, और वो लाइन होंगी किसी एनर्जी कोरस्पोंडिंग, यानी किसी दो लेवल के कोरस्पोंडिंग ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, किन्हीं के कोरस्पोंडिंग कम एब्जॉर्प्शन होगा। जिनमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया उनका एब्जॉर्प्शन का जो है वो ऊंचे आएगी पीक, और जहां पे एब्जॉर्प्शन कम हुआ है वहां कम आएगी पीक। ठीक है ना, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। और बैंड क्यों बनेगा, बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल, और एक वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल, तो यहां पे बहुत सारे क्लोजली स्पेस लाइन बनेंगी, और वो बहुत सारी लाइन होने की वजह से समझ में नहीं आता स्पेक्ट्रोमीटर के कि वो लाइन है कि बैंड है, वो सारों को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे एक बैंड की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देता है, एक बैंड की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो होता है, ये जो ग्राफ आएगा, यहां नीचे तो आएगी वेवलेंथ, नीचे तो आएगी क्या, वेवलेंथ। मान लिया यहां पे आपकी 200 नैनोमीटर है, यहां पे 220 नैनोमीटर है, यहां 240 नैनोमीटर, 260 नैनोमीटर, इस तरीके से यहां पे आगे कितना 680 नैनोमीटर एंड सो ऑन, इस तरीके से। यूवी विजिबल, यूवी और विजिबल रीजन कौन सा है, 200 से लेके 800 तक, इस तरीके से। अब ये हमें पता लग गया कि बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, और वो बहुत सारे एनर्जी लेवल होने की वजह से जो है वो हमें बैंड मिल रहा है। ठीक है, अब दो तरीके की ट्रांजिशन होती हैं, दो तरीके की ट्रांजिशन होती हैं, एक तो होती है अलाउड ट्रांजिशन और दूसरी होती है फॉरबिडन ट्रांजिशन।
अलाउड ट्रांजिशन वो होती हैं जो अलाउ होती हैं, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। अलाउड का मतलब यहां पे क्या है? अलाउड का मतलब यहां पे वो है कि आपकी जो वो ट्रांजिशन है, पर्टिकुलर ट्रांजिशन है, अगर वो होने की प्रोबेबिलिटी, या कहूं मैं उसके लिए, आपने बीयर लैम्बर्ट लॉ अगर पढ़ा है तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। सी वहां पे कंसंट्रेशन थी, एल इतनी पाथ लेंथ जिसके अंदर से क्या है, उस सैंपल के अंदर से क्या जा रही है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा रही है। तो जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट था, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट था, ये जितना ज्यादा होगा उतनी ही एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन और लेंथ को अगर फिक्स कर दिया जाए, जितना ज्यादा मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस, उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लैम्डा। अगर एप्सिलॉन ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा उस रेडिएशन को, अगर एप्सिलॉन कम है तो कम एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जिस ट्रांजिशन के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है वो थाउजेंड्स में और लैक्स में हो, थाउजेंड्स में और लैक्स में हो, यानी कि 10,000 है मान लिया, 10⁴ है, 10⁵ है, 2 × 10⁴ है, इस तरीके से है, वो क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है। यानी जो ट्रांजिशन इजीली हो जाती है, जो ट्रांजिशन इजीली हो जाती है, दोज आर कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशन। और फॉरबिडन कौन सी? फॉरबिडन का मतलब बिल्कुल बंद नहीं होता। देखो, एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं और आपने बाहर से उस कमरे के गेट को बंद कर दिया, तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। दैट इज नॉट कॉल्ड एक्चुअल फॉरबिडन। फॉरबिडन क्या है? उस कमरे के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, आपने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजे के नीचे से, साइड से थोड़ा थोड़ा पानी रिस के बाहर आता रहेगा। यानी अगर मैं ट्रांजिशंस की बात करूं, अलाउड तो वो आपने गेट को खोल दिया, पानी एकदम से सारा बाहर आ गया, ठीक है। और फॉरबिडन वो, आपने तो गेट बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से, नीचे से रिस के कम, मतलब दरवाजे के नीचे से रिस के, साइड से रिस के थोड़ा थोड़ा निकल के बाहर आ रहा है। यानी कि जिसका जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट बहुत कम होगा, जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी जिस ट्रांजिशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। यानी 100 या उससे कम होगी वो तो होगी फॉरबिडन, और 1000 या उससे ज्यादा होगी वो होगी अलाउड ट्रांजिशन। वो कौन सी होगी? अलाउड ट्रांजिशन। अब कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जिनके बारे में अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं। हमने ये तो कह दिया इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, उनके बीच में क्या होगी? ट्रांजिशन होगी, पहले के रोटेशनल से अगले के रोटेशनल में, वाइब्रेशनल से अगले के वाइब्रेशनल में, इस तरीके से। लेकिन जो ये ट्रांजिशन होंगी, ये कौन सी ट्रांजिशन है वो देखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कभी भी कोई बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे? या तो रहेंगे आपके सिग्मा में, या रहेंगे आपके पाई के अंदर। या तो सिग्मा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, या पाई में। और अगर कहीं कहीं आपके पास हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो उनके पास लोन पेयर होता है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन 3 ही जगह पे पाया जाएगा मॉलिक्यूल में। बॉन्डिंग वाली स्टेट की बात करें, हम इनर कोर की बात नहीं कर रहे, हम आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इतना पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी रेडिएशन के साथ। पहले क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होता है, सारा स्पेक्ट्रा हम वहीं से देखते हैं। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, या तो सिग्मा बॉन्ड में होंगे, या पाई बॉन्ड में होंगे, या फिर नॉन बॉन्डिंग होंगे। और इलेक्ट्रॉन जा कहां सकते हैं बाहर? बाहर एक तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है, और एक पाई स्टार ऑर्बिटल है जो खाली पड़ा हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एंड एन टू पाई स्टार। ये 4 तरीके की ट्रांजिशन हो सकती हैं। मैंने कहा हो सकती हैं, होंगी कि नहीं होंगी वो बाद में देखेंगे। ये 4 तरह की ट्रांजिशन हो सकती है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एंड एन से पाई स्टार। अब इनके अंदर से जिनकी सिमेट्री तो मैच करती है वो तो हो रही हैं, जिनकी सिमेट्री मैच नहीं करती वो नहीं हो रही। सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होती, और पाई से सिग्मा स्टार सिमेट्री मैच ना करने की वजह से ट्रांजिशन नहीं होती।
ट्रांजिशन क्यों नहीं होगी भाई? एक्चुअल में ओवरलैपिंग नहीं होती उस तरीके के ऑर्बिटल में, पाई से सिग्मा स्टार और सिग्मा से पाई स्टार में अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए ट्रांजिशन नहीं होती। तो n टू पाई स्टार, n टू सिग्मा स्टार एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार, चार ट्रांजिशन हम देखेंगे, चार ट्रांजिशन हम देखेंगे। हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। अगर यहां पे एनर्जी है, यहां पे एनर्जी वैल्यू है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? होती है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। ये है आपका सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डिंग से ऊपर एनर्जी किसकी होती है? पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की। ये हो गया आपका पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? नॉन बॉन्डिंग की। उससे ज्यादा किसकी है? नॉन बॉन्डिंग की। तो सपोज यहां पे आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लेवल है। और उससे ज्यादा क्या होगी? पाई से ज्यादा किसकी है? पाई स्टार की। सपोज यहां पे क्या आपका पाई स्टार ऑर्बिटल, और ये कोरस्पॉन्ड कर रहा है यहां पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की एनर्जी को। अगर सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी होगा, अगर पाई है तो पाई स्टार भी होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां है, यहां है, यहां है, और जा सकता है यहां और यहां, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इस एनर्जी लेवल से, इस एनर्जी लेवल से कहां तक? यहां तक। इतना एनर्जी गैप किसका है? सिग्मा से सिग्मा स्टार का। नेक्स्ट देखते हैं हम एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार अगर हम देखें तो एन कहां पे है? यहां पे है। तो यहां से और यहां तक का इतना गैप है, ठीक है। इतनी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसे कोरस्पॉन्डिंग आ गया? एन टू सिग्मा स्टार। अब देखते हैं हम पाई टू पाई स्टार। पाई का लेवल है ये, पाई का लेवल है ये, पाई टू पाई स्टार अगर हम देखें, और पाई स्टार है ये। पाई टू पाई स्टार के लिए कितनी है? इतनी एनर्जी गैप है। और रह गया हमारा एन टू पाई स्टार, तो एन एनर्जी नॉन बॉन्डिंग वाली की एनर्जी इतनी, पाई स्टार का लेवल इतना, तो ये क्या हो गया आपका? एन टू पाई स्टार। हमने क्या किया है? हमने जस्ट एनर्जी इंक्रीजिंग के ऑर्डर में इनको रखा है, ये लोअर एनर्जी, ये हायर एनर्जी, और हमने देखा कि जो चार ट्रांजिशन है उनमें कितनी कितनी एनर्जी चाहिए होगी। अब हम एक एक करके इन चारों ट्रांजिशन को डिस्कस करते हैं। देखो, जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, इसकी एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, और ये एनर्जी लाई करती है फार यूवी रीजन के अंदर। फार यूवी यानी कि वैक्यूम यूवी। 100 से लेके 200 नैनोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, उसके अंदर लाई करता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो इसके लिए तो हमें वैक्यूम वाला अपरेटस चाहिए होगा, और हम हर जगह वो कर नहीं सकते। तो हम जनरली हम इस रीजन के अंदर स्टडी नहीं करते, हम इस रीजन के अंदर स्टडी नहीं करते। किनके अंदर होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार? ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड होंगे, उनके अंदर ये ट्रांजिशन तो हो जाएगी, ये ट्रांजिशन तो हो जाएगी, लेकिन उसको देखने के लिए वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, और हर एक जगह वैक्यूम वाले इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल करवाना इजी नहीं है। तो हम जनरली इस रीजन के अंदर स्टडी नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा, जैसे इसके अंदर कौन से होंगे? मान लिया CH3 मॉलिक्यूल है, तो इसमें कौन सा होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगी। पाई की तो कोई बात ही नहीं है, नॉन बॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कौन सा है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार देने वालों का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है एन टू सिग्मा स्टार। ये कौन सा है आपका? एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहां हो सकती है? जहां सिग्मा स्टार ऑर्बिटल भी हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो। यहां तो कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं था, लेकिन अगर मैं CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड की बात करूं, फ्लोरीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार भी होगा। यानी जो भी हैलाइड वगैरह हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कोई भी हेटेरो एटम जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, जब वो प्रेजेंट होगा तो वहां पे ट्रांजिशन हो सकती है कि एन टू सिग्मा स्टार हो जाए, एन टू सिग्मा स्टार हो जाए। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखने की है कि एन टू सिग्मा स्टार की जो मोलर ऑब्जेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो बैंड जो आएगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता, इंटेंसिटी कम रहती है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई क्लोराइड है, फ्लोराइड है, उनके अंदर कौन सी ट्रांजिशन हो सकती है?
एन टू सिग्मा स्टार। अगला है पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार एनर्जी ट्रांजिशन होने के लिए, पाई से पाई स्टार होने के लिए क्या चाहिए आपको? पाई ऑर्बिटल चाहिए। आपको क्या चाहिए? पाई ऑर्बिटल चाहिए। लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये क्या है? इथीन है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ब्यूटाडाइन है। ये इथीन है, ये ब्यूटाडाइन है। इनके अंदर क्या है? पाई ऑर्बिटल है, तो पाई स्टार भी होगा। अगर पाई और पाई स्टार हैं तो यहां पे पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांजिशन हो सकती है। तो इनके अंदर कौन सी होती है? पाई टू पाई स्टार। और एक्चुअल के अंदर क्या होता है? जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर सबसे अच्छा जो बैंड आता है, हाईली इंटेंस बैंड जो आता है, वो पाई टू पाई स्टार का ही आता है। किसका आता है? पाई टू पाई स्टार का। तो हम कंजुगेशन को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत इजीली। आगे पढ़ेंगे किस तरीके से कंजुगेशन का इफेक्ट आता है। अभी देखो, अगला है पाई टू पाई स्टार के बाद एन टू पाई स्टार। भाई अगर आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाला कोई हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है, और वो पाई बॉन्डिंग भी कर रहा है, वो पाई बॉन्डिंग भी कर रहा है, लाइक कार्बोनिल, ठीक है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, उनके अंदर क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है, यहां पाई बॉन्ड भी है, तो N2 पाई स्टार भी हो सकता है। अगर हम एनर्जी वैल्यू की बात करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा, उससे कम N2 सिग्मा स्टार की, उससे कम, मतलब ये गैप की बात कर रहा हूं मैं, ये जो गैप है, ये गैप, उससे इससे कम इसका, इससे कम पाई टू पाई स्टार का, और सबसे कम N2 पाई स्टार का। जो N2 पाई स्टार है इसकी भी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो मेन हमारा फोकस किस पे रहेगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे, क्योंकि इनकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, हमें स्ट्रॉन्ग बैंड मिलते हैं, अच्छी पीक मिलती है। क्लियर? अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज कहां आ सकता है? पाई टू पाई स्टार में कोई चेंज नहीं आ सकता, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में कोई चेंज नहीं आ सकता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कब आएगा? जब कार्बन हाइड्रोजन से आप अलग चलोगे, हेटेरोएटम पे चलोगे, और हेटेरोएटम पे अगर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार की बात चल रही है। तो N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी। देखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और मान लिया नॉन बॉन्डेड जो एनर्जी लेवल है वो इतना है, नॉन बॉन्डेड वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब एक हेटेरो एटम इस N को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो N ऊपर ही रहेगा, N ऊपर ही रहेगा, ऊपर रहेगा, तो इसका यानी कि N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार, जब ये N ऊपर है तो ये किसके नजदीक रहेगा? पाई स्टार और सिग्मा स्टार के नजदीक रहेगा। जितना इनके नजदीक रहेगा ये वाला गैप कम रहेगा, ये वाला गैप कम रहेगा। जितना गैप कम उतनी फ्रीक्वेंसी कम, जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी वेवलेंथ ज्यादा, उतनी वेवलेंथ ज्यादा। यानी कि अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है तो कम एनर्जी से ही N2 पाई स्टार या फिर N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हेटेरोएटम के केस में। यानी कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसके लिए एनर्जी कम चाहिए है। वेवलेंथ का जो आएगा, हमारे पास जो ग्राफ आया वो किसमें आएगा? नीचे वेवलेंथ, ऊपर मोलर ऑब्जेक्टिविटी, ऊपर मोलर ऑब्जेक्टिविटी। तो जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है वो क्या करेगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी तो कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। एनर्जी कम यानी फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये कम चाहिए तो ये ज्यादा होगी। तो N2 पाई स्टार और N2 सिग्मा स्टार जो हैं उनके लिए कम एनर्जी या फिर ज्यादा वेवलेंथ चाहिए होगी जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस N को थोड़ा नीचे सरका देगा, थोड़ा सा नीचे N आया, थोड़ा सा नीचे N आया, तो ये गैप बढ़ा, ये गैप भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब गैप बढ़ेगा
तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो न्यू ज्यादा चाहिए, न्यू ज्यादा चाहिए तो लैम्डा कम चाहिए, यानी कि जो है ग्राफ वो थोड़ा इस तरफ होगा, ग्राफ थोड़ा कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। सेकेंडली, जो कंजुगेशन है वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के ऊपर। कैसे फर्क डालती है? देखो, हमने बात की कि ये पाई है, ये पाई स्टार है, ट्रांजिशन हो गई। इथीन के केस में कुछ ऐसा ही होगा, एक ही पाई ऑर्बिटल, एक ही पाई स्टार ऑर्बिटल और हो गई ट्रांजिशन। हाँ, इससे कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे रोटेशनल वाइब्रेशनल वो तो मैंने देख लिया, इसीलिए तो बैंड आया। लेकिन वो बैंड भी क्या है? एक के कोरस्पॉन्डिंग है, एक के कोरस्पॉन्डिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्यूटाडाइन की, ब्यूटाडाइन में क्या होगा? आपके पास पहले एक पाई था, अब आपके पास क्या है? दो पाई ऑर्बिटल ही है, तो दो ही पाई स्टार हैं। ये पाई 1, ये पाई 2, ये पाई स्टार 2, ये पाई स्टार 1। अब यहां पे गैप था इतना, ठीक है। अब दो पाई होने की वजह से क्या होगी? इनकी मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी से थोड़ी कम, एक की एनर्जी से थोड़ी ज्यादा, इसके लिए भी दो ऑर्बिटल होंगे, एक की एनर्जी से थोड़ी कम, एक की एनर्जी से थोड़ी ज्यादा। तो जो ये गैप आएगा, जो ये गैप आएगा, ये गैप इससे क्या होगा? कम होगा। ये वाला गैप क्या हो गया? कम हो गया। कब? जब कंजुगेशन बढ़ी तो नंबर ऑफ पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पाई एंड पाई स्टार ऑर्बिटल इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ पाई बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पाई स्टार बढ़ेंगे, तो जो एवरेज गैप है, एवरेज गैप है वो क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। जब एवरेज गैप कम हो जाएगा पाई टू पाई स्टार का, तो एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए यानी कि फ्रीक्वेंसी कम चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। जो इथीन 175 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा था पाई पाई स्टार ट्रांजिशन पे, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर ब्यूटाडाइन, क्योंकि दो की कंजुगेशन हो गई, यहां पे दो की कंजुगेशन हो गई, 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखो कैसे कैरेक्टराइज किया। अगर आपका एल्कीन है, एल्कीन है और वो 200 से कम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कंजुगेशन वाला एल्कीन नहीं है। लेकिन अगर वो 200 नैनोमीटर से ज्यादा चला गया, आपके नॉर्मल यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में अगर आ रहा है, 200 से उस तरफ आ रहा है, ये ग्राफ यहां पे अगर 200 है, 200 से इस तरफ आ गया, तो इसका मतलब क्या? कंजुगेशन है। जैसे एटलीस्ट दो की कंजुगेशन होगी तब जाके 217 नैनोमीटर जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करा। क्यों? जितनी ज्यादा कंजुगेशन उतने पाई बॉन्ड इंटरमिक्स होंगे। अगर कंजुगेशन नहीं होती तो ये पाई बॉन्ड इंटरमिक्स नहीं होते। अगर यहां पे मॉलिक्यूल होता CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, आगे फिर CH, डबल बॉन्ड CH2, अगर इस तरीके का होता ना, तो ये और ये कंजुगेशन नहीं करते, इंटरमिक्स नहीं होते, ये अपनी अलग पीक देता, ये अपनी अलग पीक देता, और अकेले अकेले में तो इनकी पीक 180 के अराउंड, 180 नैनोमीटर के अराउंड ही आती। ठीक है ना? तो कंजुगेशन इस वेवलेंथ को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है। तो कंजुगेशन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज के लिए इतना ही।